Dementia is a clinical syndrome characterized by loss of previously acquired intellectual function in the absence of impaired arousal. सो बेसिकली डिमेंशिया क्या है, एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। और कैसे कैरेक्टराइज होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, यहाँ पे प्रीवियसली एक्वायर्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शन, जो पहले से नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शन थे वो लॉस हो जाते हैं। तो लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन देखने को मिलेगा अपने को डिमेंशिया में। और डिमेंशिया एक क्लिनिकल सिंड्रोम है, पर यहाँ पे पूरा पहले से कोई भी इम्पेयर्ड अराउजल नहीं है ना, absence of impaired arousal. It affect 5% of those over 65 and 20% of those over 85. एज फैक्टर मैटर करता है। डिमेंशिया जो है एज रिलेटेड डिसीज़ है ना, ये ओल्ड एज में मोस्टली देखने को मिलती है। 85 एज है तो 20% केसेस मिलेंगे, और 65 एज में अपन को 5%। इट इज़ डिफाइंड अस ग्लोबल इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन एंड इज़ टिपिकली प्रोग्रेसिव नॉन रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये डिमेंशिया एक ऐसी डिसीज़ है जो कि प्रोग्रेसिव डिसीज़ है और ये नॉन रिवर्सिबल है, इसको आप रिवर्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें कॉग्निटिव फंक्शंस जो है उसमें इम्पेयरमेंट आएगा। आगे हम इसके सिम्टम्स से जानेंगे क्या क्या कॉग्निटिव फंक्शंस में इम्पेयरमेंट आ रहा है। देयर आर मेनी सब टाइप्स बट अल्जाइमर डिसीज़ एंड डिफ्यूज वस्कुलर डिमेंशिया आर द मोस्ट कॉमन। तो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कौन से, अल्जाइमर डिसीज़ वाला और वस्कुलर डिमेंशिया, डिफ्यूज वस्कुलर डिमेंशिया, ये दोनों मोस्ट कॉमन है। रेयर काजेस ऑफ डिमेंशिया शुड बी एक्टिवली शॉर्ट इन यंगर पेशेंट एंड दोस्त विद शॉर्ट हिस्ट्री लेना पड़ेगा। सब टाइप एंड काजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं। तो वस्कुलर डिमेंशिया, इनहेरिटेड डिमेंशिया, न्यूरोप्लास्टिक, इन्फ्लामेटरी, ट्रॉमेटिक, हाइड्रोसेफेलस, टॉक्सिक, न्यूट्रिशनल, इन्फेक्टिव, प्रियन डिसीज, दीज आर द टाइप ऑफ डिमेंशिया। तो एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वस्कुलर टाइप। तो वस्कुलर में भी कौन सा मोस्ट कॉमनली, डिफ्यूज स्मॉल वेसल डिसीज़। ठीक है, डिफ्यूज स्मॉल वेसल्स की जो डिसीज़ है उसको अपन वस्कुलर में कंसिडर करेंगे। जैसे आपका ब्रेन में कोई वेसल्स का डिसऑर्डर है ना, तो स्मॉल वेसल्स का वस्कुलर डिमेंशिया इसकी वजह से। तो जैसे क्या होता है, लेस कॉमनली इसमें एमाइलोइड एंजियोपैथी और मल्टीपल एम्बोलाई, वेसल्स के अंदर एम्बोलाई बन गया या एंजियोपैथी हो गया, एमाइलोइड एंजियोपैथी। और रेयरली सेरिब्रल वस्कुलाइटिस, SLE है ना, तो ये भी वस्कुलर में आ जाएंगे। तो वस्कुलर में हमने देखे कि वस्कुलर में सबसे ज़्यादा कॉमन है डिफ्यूज स्मॉल वेसल डिसीज़, लेस कॉमन अमाइलोइड एंजियोपैथी, मल्टीपल एम्बोलाई, और रेयरली सेरिब्रल वस्कुलाइटिस, SLE। इनहेरिटेड में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है अल्जाइमर डिसीज़। इसके अलावा लेस कॉमनली फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, ल्यूकोडिस्ट्रोफीज, हंटिंगटन डिसीज़, विल्सन डिसीज़, डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका, लेवी बॉडी डिमेंशिया और प्रोग्रेसिवली सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी। और रेयरली अपन को माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफलोपैथीज और कॉर्टिकल बेसल डीजनरेशन। तो इनहेरिटेड में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है अल्जाइमर डिसीज़ वाला डिमेंशिया, अल्जाइमर डिसीज़ की वजह से होता है। इसके अलावा हंटिंगटन डिसीज़ में विल्सन डिसीज़, लेवी बॉडी डिमेंशिया, डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, ल्यूकोडिस्ट्रोफीज, और इसके अलावा रेयरली माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफलोपैथीज और कॉर्टिकल बेसल डीजनरेशन। न्यूरोप्लास्टिक में सबसे ज़्यादा कॉमन है सेकेंडरी डिपॉजिट की वजह से, और फिर उसके अलावा लेस कॉमन में प्राइमरी सेरिब्रल ट्यूमर, और रेयरली पेरा न्यूरोप्लास्टिक सिंड्रोम जिसमें लिम्बिक एंसेफलाइटिस पेरा न्यूरोप्लास्टिक सिंड्रोम। इन्फ्लामेटरी में मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला लेस कॉमन है और सार्कोइडोसिस वाला रेयर। ट्रॉमेटिक में कॉमनली अपन को क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा और फिर पंच ड्रंक सिंड्रोम, ये लेस कॉमन है। हाइड्रोसेफेलस में लेस कॉमन में आ जाएगा नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस या कम्युनिकेटिंग नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। टॉक्सिक न्यूट्रिशनल डिमेंशिया में अल्कोहल की वजह से सबसे ज़्यादा कॉमनली टॉक्सिसिटी होती है ना। इसके अलावा थायमिन की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, ये भी लेस कॉमनली देखने को मिलेंगे। तो B12 और थायमिन की कमी से भी आपको न्यूट्रिशनल डिमेंशिया मिलेगा। और रेयरली एनोक्सिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, हेवी मेटल पॉइजनिंग। इसके साथ में इन्फेक्टिव, इसमें क्या क्या आ जाएगा, सिफिलिस एंड HIV।
एंड रियरली पोस्ट एंसेफ्लाइटिस वेपल डिसीज और सबएक्यूट स्क्लेरोसिस पेंसेफ्लाइटिस। प्रियॉन्स में लेस कॉमनली स्पोरेडिक क्रूड्स फेल्ड जैकब डिसीज है ना, क्रूड्स फेल्ड जैकब डिसीज, स्पोरेडिक क्रूड्स फेल्ड जैकब डिसीज लेस कॉमनली और प्रियॉन की वजह से। और आपका कुरू वेरिएंट CJD और इसके अलावा पैथोजेनेसिस। तो डिमेंशिया में भी डिवाइडेड इनटू कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल फीचर। दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, कॉर्टिकल डिमेंशिया, सब कॉर्टिकल डिमेंशिया, बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। द यूजुअल प्रेजेंटेशन इज़ विद डिस्टर्बेंस ऑफ पर्सनालिटी और मेमोरी डिसफंक्शन। तो यहाँ पे पर्सनालिटी में डिस्टर्बेंस मिलेगा, मेमोरी डिस्टर्बेंस मिलेगा, मेमोरी का डिसफंक्शन रहेगा। केयरफुल हिस्ट्री लेना पड़ेगा, यहाँ पे एसेंशियल है हिस्ट्री लेना। और इट इज़ important to interview both the patient and close family members. Simple bedside tests such as a MOCA are useful in assessing the nature and severity of cognitive deficit. Therefore, a more intensive neuropsychological assessment may be sometime be required, especially if there is diagnostic uncertainty. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या जरूरी है, डिमेंशिया की क्लिनिकल फीचर क्या होता है, डिस्टर्बेंस ऑफ पर्सनालिटी और मेमोरी डिसफंक्शन। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल हिस्ट्री एसेंशियल है, यहाँ पे पेशेंट का इंटरव्यू लेना है, उसके क्लोज फैमिली मेम्बर का लेना है ताकि वो बता सके कि इसकी मेमोरी कैसी है। इसके अलावा सिंपल बेड साइड टेस्ट जैसे कि MOCA यहाँ पे कराते हैं और नेचर और सीवियरिटी का पता चल जाता है, कॉग्निटिव डेफिसिट कितना हुआ है इससे MOCA से पता चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्सक्लूड अ फोकल ब्रेन लीजन। फोकल ब्रेन लीजन को एक्सक्लूड करना जरूरी है। अगर फोकल ब्रेन लीजन है तो वो अलग टाइप हो जाए, वो डिमेंशिया में नहीं आएगा फिर। दिस इज़ डन बाय डिटरमाइनिंग दैट देयर इज़ अ कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस इज मोर in more than the one area. Mental state assessment is important to seek evidence of depression, which may coexist with occasionally cause apparent cognitive impairment. Many of the primary degenerative diseases that cause the dementia have characteristic features that may allow a specific diagnosis during life. Creutzfeldt-Jakob disease, for example, is usually quickly, progressively, and is associated with myoclonus. तो जो क्रूड्सफेल्ड-जैकब डिसीज़ है, इसमें क्या मिलता है, मायोक्लोनस है ना, ये मायोक्लोनस के साथ एसोसिएटेड रहता है और ये बहुत ही क्विक प्रोग्रेसिव है। क्रूड्सफेल्ड-जैकब डिसीज़ बहुत ही क्विकली प्रोग्रेसिव डिसीज़ है और इसमें मायोक्लोनस के साथ एसोसिएशन मिलेगा इसका। मोर स्लोली प्रोग्रेसिव डिमेंशियाज होते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको डिस्टिंग्विश करना ड्यूरिंग लाइफ, बट फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया टिपिकली प्रेजेंट विद साइन ऑफ टेम्पोरल फ्रंटल लोब डिसफंक्शन। जो फ्रंटोटेम्पोरल टाइप है डिमेंशिया का, उसमें फ्रंटल लोब में और टेम्पोरल लोब में डिसफंक्शन मिलेगा। लेवी बॉडी डिमेंशिया में क्या होता है, हेलुसिनेशन मिलता है। तो लेवी बॉडी डिमेंशिया में विजुअल हेलुसिनेशन मिलता है। इसके साथ में इसको भी डिमेंशिया से डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। और ग्रेजुअल वर्सनिंग सजेस्ट अल्जाइमर डिसीज़। अगर धीरे धीरे वर्स होता जा रहा है डिमेंशिया की प्रॉब्लम, तो यानी वो किसको बता रहा है कि अल्जाइमर डिसीज़ है। वेयरएज स्टेप वाइज डिटोरिएशन इज टिपिकली वस्कुलर। अगर स्टेप वाइज हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो वस्कुलर डिमेंशिया है, और अगर ग्रेजुअल वर्सनिंग हो रही है तो वो अल्जाइमर डिसीज़ है। ठीक है, तो लेवी बॉडी में क्या होता है, अपन को हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन मिलेगा। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब में डिसफंक्शंस देखने को मिलेंगे। और क्रूड्सफेल्ड-जैकब डिसीज़ क्विक प्रोग्रेसिव होता है, मायोक्लोनस के साथ एसोसिएटेड होता है। इन्वेस्टिगेशन क्या है, द एम इज़ टू सीक treatable causes and to estimate prognosis. This is done using a standard set of investigation. Imaging of brain can exclude potentially treatable structural lesion such as hydrocephalus, cerebral tumor, chronic subdural hematoma. तो अपन को एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि कहीं हाइड्रोसेफेलस तो नहीं है, सेरेब्रल ट्यूमर तो नहीं है, सबड्यूरल हेमेटोमा तो नहीं है। दो द ओनली एबनॉर्मलिटी यूजुअली सीन इज दैट जनरलाइज एट्रोपी है ना। तो यहाँ पे एट्रोफी देखने को मिलेगी। क्या एबनॉर्मलिटी आएगी, जनरली ओनली एबनॉर्मलिटी इज़ जनरलाइज एट्रोफी। EEG कराएंगे, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कराएंगे, जिसमें क्रूड्सफेल्ड-जैकब डिसीज़ सस्पेक्टेड अगर है तो वहाँ पे EEG कराना चाहिए।
ठीक है, जिसमें कि पीरियोडिक शार्प वेव पैटर्न मिलेगा। जनरलाइज पीरियोडिक शार्प वेव पैटर्न में एबनॉर्मलिटीज रहेगी। इफ द इनिशियल टेस्ट आर नेगेटिव, मोर इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन एज ए लंबर फंक्शन। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से अगर डिमेंशन नहीं पता चल पा रहा है तो अपन को लंबर पंक्चर भी रिक्वायर हो सकता है, बायोप्सीज भी रिक्वायर हो सकती है रेयरली। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले सीटी और एमआरआई ब्रेन, ठीक है, सीटी एमआरआई हेड की कराएंगे, इमेजिंग ऑफ हेड सीटी एमआरआई। ब्लड टेस्ट में फुल ब्लड काउंट, इरेथ्रोस ईएसआर कराएंगे, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, कैल्शियम, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड डिसफंक्शन मतलब थायराइड फंक्शन टेस्ट, विटामिन B12, सिफिलिस सीरोलॉजी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी डीएसडीएनए और चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। तो इसमें ब्लड टेस्ट में बहुत सारे अपन ने कराए, जैसे फुल ब्लड काउंट, ईएसआर, लिवर फंक्शन टेस्ट, कैल्शियम, थायराइड, B12, सिफिलिस, ANA, एंटी DNA और CT MRI तो कराया हेड का, चेस्ट एक्सरे और एंसेफेलोग्राफी। सिलेक्टेड पेशेंट में लंबर पंक्चर भी कर सकते हैं, HIV सीरोलॉजी और ब्रेन बायोप्सी। कैसे मैनेज करेंगे डिमेंशिया को? दिस इज़ मेनली डायरेक्टेड एट एड्रेसिंग ट्रीटेबल काजेस एंड प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट फॉर पेशेंट एंड केयर्स, टैकलिंग रिस्क फैक्टर्स में स्लो डिटोरिएशन सच एज बाय मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन वस्कुलर डिमेंशिया। जब भी वस्कुलर डिमेंशिया का पेशेंट अपने पास आएगा तो हमें हाइपरटेंशन को मैनेज करना चाहिए। फिर इसके अलावा विटामिन रिप्लेसमेंट, टॉक्सिक और न्यूट्रिशनल आता है तो वहाँ पे एब्सटिनेंस रिक्वायर होगा या विटामिन्स को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, विटामिन लेने पड़ेंगे क्योंकि न्यूट्रिशनल है वो। अगर साइकोट्रोपिक ड्रग्स की वजह से हो रहा है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्लीप में डिस्टर्बेंस है तो मूड परसेप्शन ऑफ मूड बट शुड बी यूज with care because of increased mortality in patients who have been treated long term with this agent। तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स का रोल्स बताया है यहाँ पे। जब स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, मूड और परसेप्शन डिस्टर्ब हो तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स। सेडेशन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर अ गुड केयर पेशेंट एंड केयर्स इन अ लेटर स्टेज अटेंटिव रेसिडेंटल नर्सिंग केयर। In UK, incapacity and mental health legislation may be required to manage a patient financial and domestic affairs। अल्जाइमर डिसीज़ अगर डायग्नोज होता है तो वहाँ पे कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स देते हैं, तो कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स अल्जाइमर डिसीज़ में। सो नाउ अल्जाइमर डिसीज़। अल्जाइमर डिसीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अ डिमेंशिया। डिमेंशिया का एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है अल्जाइमर डिसीज़। इट इंक्रीजेज इन प्रिवेलेंस विथ एज एंड रेयर इन पीपल अंडर द 45 एज में रेयरली मिलेगा। एज जिनकी इंक्रीज होती जाती है तो अल्जाइमर डिसीज़ देखने को मिलता है। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अबाउट 15% ऑफ केसेस आर फेमिलियल। अर्ली ऑनसेट डिसीज़ विथ ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस एंड लेटर ऑनसेट ग्रुप वेयर द इनहेरिटेंस इज पॉलीजेनिक। तो यहाँ पे जेनेटिक इनहेरिटेंस का बताया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट मिलता है। इसके अलावा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी देखने को मिल सकती है लेट केसेस में, और इसके साथ में म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो म्यूटेशन किस में आएगा? म्यूटेशन इन बहुत सारे सेवरल जीन्स में, ठीक है, वो भी हो सकता है। इसके साथ में एलील्स में बताया गया कि एपोलिपोप्रोटीन E4, ठीक है, एपोलिपोप्रोटीन E4 इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिसीज़। तो एपोलिपोप्रोटीन जो है वो याद रखना है। इसमें क्या होता है, द इनहेरिटेंस ऑफ वन ऑफ द एलील्स ऑफ एपोलिपोप्रोटीन E is associated with increased risk of developing the disease 2 to 4 times higher in the heterozygous and 6 to 8 times higher in a homozygous। heterozygous में 2 to 4 times और 6 to 8 times homozygous में एपोलिपोप्रोटीन का रोल मेन होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा एपोलिपोप्रोटीन ए की टेस्ट जो है इट्स प्रेजेंस इज हाउएवर नाइदर नेसेसरी नॉट सफिशिएंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिसीज एंड सो जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एपोलिपोप्रोटीन की प्रेजेंस होना एसेंशियल नहीं है कि इसी की वजह से केवल डिमेंशिया होता है, तो इसके लिए ये इसका टेस्ट करना क्लिनिकली यूजफुल नहीं है। अल्जाइमर डिसीज़ में अपन को क्या मैक्रोस्कोपिकली एट्रोफी मिलती है, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस में। तो एट्रोफी ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या मिलेगा? एट्रोफी। और सेनाइल प्लाक्स एंड न्यूरोफिब्रिलरी टेंजल्स आर इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो मेनली ना एट्रोफी याद रखना है, कहाँ पे आती है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और हिप्पोकैम्पस में। हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या मिलेगा?
सेनाइल प्लाक्स और न्यूरोफिब्रिलरी टेंजल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हिस्टोलॉजिकली अपन को अमाइलॉइड भी मिल सकते हैं प्लाक्स में, अमाइलॉइड इन द प्लाक्स। इसके साथ में यहाँ पे दीज टिपिकली स्टेन पॉजिटिव फॉर द प्रोटीन यूबिक्विटिन। यूबिक्विटिन प्रोटीन से अपन उसको स्टेन करेंगे तो उससे अमाइलॉइड अपन को दिखेगा, ठीक है। इसके साथ में न्यूरोट्रांसमीटर एबनॉर्मलिटीज़ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और इम्पेयरमेंट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में इम्पेयरमेंट आता है। तो यहाँ पे बताया गया कि मेनी डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर एबनॉर्मलिटीज़ हैव ऑल्सो बीन डिस्क्राइब। इन पर्टिकुलर देयर इज इम्पेयरमेंट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। तो अल्जाइमर डिसीज में कोलिनर्जिक ट्रांसमिशंस में दिक्कत आएगी। although abnormalities of 5-HT glutamate, noradrenaline, 5-HT glutamate और सब्सटेंस पी। तो सब्सटेंस पी में एबनॉर्मलिटीज़ आएगी, 5-HT ग्लूटामेट में एबनॉर्मलिटी आएगी और नॉरएड्रेनालिन, तो इन तीनों में एबनॉर्मलिटीज़ आएगी, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स, तो इसमें क्या क्या रहेगा। क्लिनिकल फीचर्स में इम्पेयरमेंट ऑफ एबिलिटी टू रिमेंबर न्यू इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर नहीं रख सकता, ठीक है। पेशेंट जो है उसमें ग्रेजुअल इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी देखने को मिलेगा। कॉर्टिकल फंक्शंस में डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो अफेक्टेड होती है इसमें, ठीक है। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी इसमें अफेक्टेड होती है। और साथ में इसमें क्या रहेगा कि लेटर कोर्स ऑफ डिसीज़ में अपन को एप्रेक्सिया भी मिल सकता है। विजुओपेटियल इम्पेयरमेंट, विजुओसेप्टियल इम्पेयरमेंट एंड एफेसिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो मेमोरी जो है वो क्या होगी, ये इम्पेयर हो जाएगी। इम्पेयरमेंट ऑफ एबिलिटी टू रिमेंबर इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर नहीं रख सकता। यहाँ पे डिफेक्ट मिलेगा कहाँ पे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों मेमोरी अफेक्ट होगी। और इसमें एप्रेक्सिया, एफेजिया और विजुओपेटियल सेप्टियल इम्पेयरमेंट, एफेसिया और एप्रेक्सिया, ये तीन इसमें देखने को मिलेंगे टिपिकल फीचर्स में। एप्रेक्सिया, एफेजिया और विजुओसेप्टियल इम्पेयरमेंट। एनोस्ग्नोसिया भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और डिप्रेशंस भी प्रेजेंट हो सकता है, एग्रेसिव भी हो सकता है पर्सन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या कराते हैं, तो कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस यूजुअली अकर्स ओनली आफ्टर डेथ के बाद ही डायग्नोसिस कंफर्म हो पाता है, मतलब हिस्टोलॉजिकल कंफर्मेशन। मैनेजमेंट एंटी कोलिनस्ट्रेस जिसमें कि डोनेपेजिल, ठीक है। तो यहाँ पे अल्जाइमर डिसीज़ में क्या है, एंटी कोलिनस्ट्रेस दिया जाता है, जिसमें कि एग्जांपल है डोनेपेजिल और रिवास्टिग्माइन, डोनेपेजिल और गैलेंटामाइन, ठीक है। गैलेंटामाइन, रिवास्टिग्माइन, गैलेंटामाइन और डोनेपेजिल, ये दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज़। अच्छा, फ्रंटल टेम्पोरल डिमेंशिया जो होता है इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज़ एंड इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज इम्पेयर होगी, बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज़ मिलेगी। इसके सब टाइप का है बिहेवियर वेरिएंट फ्रंटो टेम्पोरल, मतलब बिहेवियर में दिक्कत आएगी फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया में। इसमें प्रोग्रेसिव एफेशिया देखने को मिलता है। और सिमेंटिक डिमेंशिया मतलब कि यहाँ पे प्राइमरी प्रोग्रेसिव एफेशिया में और सिमेंटिक डिमेंशिया, इन दोनों में बिहेवियर इम्पेयर हो जाएगा। पिक्स डिसीज़ जो है वो भी कॉमन है, ठीक है। और एमएपीटी जीन जो है इसमें म्यूटेशन आ जाता है, एमएपीटी जीन में म्यूटेशन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी दिए जैसे GRN, TP, D43, FUS, VCP, ये सब भी दिए हुए हैं। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़ मिलेगी हिस्टोलॉजी में। तो अगर हम फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया की बात करें तो इसमें बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज़ मिलती है, बिहेवियर वेरिएंट फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। इसमें एमएपीटी जीन में म्यूटेशन रहेगा और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़ मिलेगी हिस्टोलॉजी में। पर्सनालिटी चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो है इसका ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। एंटीकोलिन स्ट्रेस जो है इसमें बिकॉज कोलिनर्जिक सिस्टम आर नॉट अफेक्टेड, यहाँ पे इसको
आप एंटीकोलिन स्ट्रेस से अल्जाइमर को ठीक कर सकते हो, लेकिन फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया को नहीं कर सकते। इसमें क्या देना पड़ेगा अपन को? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स यूज़फुल है, बाकी एंटीकोलिन स्ट्रेस यूज़फुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्जाइमर नहीं है ना। लेवी बॉडी डिमेंशिया में क्या होता है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, डिमेंशिया देखने को मिलेगा, पार्किंसन डिसीज़ के साइन मिलेंगे। पार्किंसंस के साइन और डिमेंशिया मिलता है लेवी बॉडी डिमेंशिया में। यहाँ पे म्यूटेशन किस में आता है? अल्फा सिन्यूक्लियोटिन और बीटा सिन्यूक्लियोटिन जीन। अल्फा सिन्यूक्लियोटिन जीन और बीटा सिन्यूक्लियोटिन जीन में सिन्यूक्लिन है ना, अल्फा सिन्यूक्लिन और बीटा सिन्यूक्लिन जीन में। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गया, अल्फा सिन्यूक्लिन और बीटा सिन्यूक्लिन जीन में। अच्छा, यूबिक्विटिन जो है उसमें भी एसोसिएशन हो सकता है प्रोटीन में, और विजुअल एल्यूसिनेशन इसका सिम्टम है। इसमें एंटीकोलिन स्ट्रेस ड्रग जो है वो दिए जाते हैं। एल्कोहल मिसयूज़ और डिपेंडेंसी, ये अगला टॉपिक है।